और आज के टाइम पर $1 की कीमत लगभग 82 रुपये तक हो चुकी है। तो ये कौन है जो इसकी कीमत को डिसाइड कर रहा है और हम लोग मान भी रहे हैं, और इसके पीछे क्या कारण है जिसके सारी कंट्रीज अपनी अपनी करेंसी को छोड़कर $US को ग्लोबल करेंसी मानने के लिए राजी हो गए हैं। एक बार जिम्बाब्वे में ऐसा हुआ था। वहां की सरकार ने अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए खूब सारे पैसे छाप दिए और पूरी जनता के घरों में नोटों की बारिश कर। उस टाइम पर इनकी इकोनॉमी सुधरने की वजह और भी बिगड़ गई और लोग बोरियों में पैसे भरकर दूध, ब्रेड या फिर खाने पीने की छोटी मोटी चीजों को खरीदने जाते थे और बच्चे इस तरह से टॉफी खरीदने जाते थे। इसके बाद अगर आप दूध लेने जाओगे तो कोई जापान की नोट मांगेगा, सब्जी लेने जाओगे तो कोई रसिया की नोट मांगेगा और तुमको दुनिया में हर करेंसी में कमाना पड़ जाए। हमारी सरकार जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है, फिर इसका क्या रीजन है कि वह ज्यादा से ज्यादा पैसा छापकर गरीबों में नहीं बांट रही और देश की गरीबी को नहीं मिटा रही है। और आज के टाइम पर $1 की कीमत लगभग 82 रुपये तक हो चुकी है। तो ये कौन है जो इसकी कीमत को डिसाइड कर रहा है और हम लोग मान भी रहे हैं, और इसके पीछे क्या कारण है जिसके सारी कंट्रीज अपनी अपनी करेंसी को छोड़कर $US को ग्लोबल करेंसी मानने के लिए राजी हो गई। और आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई कि एक पेड़ की छाल से बने कागज के टुकड़े के लिए सभी लोग घंटों मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ लोग घोटाले कर रहे हैं तो कुछ क्राइम भी कर रहे हैं। इन सब का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि पैसा है क्या। जब भी आपको कोई चीज बेचनी होती है तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि उसकी कीमत क्या है। मान लो आपके पास एक घड़ी है जिसे आप 100 रुपये में बेचना चाहते हो। इसके बाद आपके दरवाजे पर 500 लोग आकर खड़े हो जाते हैं और उस घड़ी को खरीदना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? आप उस घड़ी की कीमत 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दोगे। और अगर इसके बाद भी 100 लोग इस घड़ी को खरीदने के लिए तैयार होते हैं तो आप इसका प्राइस तब तक बढ़ाते रहोगे जब तक एक आदमी इस घड़ी को खरीदने के लिए ना बच जाए। और यही नियम काम करता है मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के रूप में। जब आप मार्केट में जाते हो तो वहां पर देखते हो कि सेब का रेट ज़्यादा है और केले का रेट कम है, तो इसका कारण ये नहीं है कि सेब का कलर अच्छा है या फिर सेब को सिर्फ अमीर लोग ही खाते हैं, बल्कि इसका कारण ये है कि सेब की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, और केले की सप्लाई ज़्यादा है और उसकी डिमांड कम है। अक्सर ये बात सुनने में आती रहती है कि प्याज का रेट बढ़ गया है। तो ये सब होता कैसे है? जब प्याज की कमी आ जाती है तो व्यापारी प्याज के साथ वही करता है जो आप अपनी घड़ी के साथ कर रहे थे। वो उसका रेट तब तक बढ़ाता रहता है जब तक खरीदने के लिए कम लोग ना बच जाए। मान लीजिए एक कंपनी है जो कार बनाती है, उसने अपनी एक कार लॉन्च की और उसकी कीमत रख दी 5 लाख रुपए। तो जो इस कार को खरीद सकता है वो खरीद लेगा और जो नहीं खरीद सकता है वो बाइक से काम चलाएगा या फिर साइकिल से, और कुछ लोग जिनके पास कुछ नहीं है वो पैदल ही चलेंगे। और अगर ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे छाप कर सभी में बांट दे तो इस तरह से हर किसी के पास पैसे आ जाए। तो जहां पहले 100 लोगों के पास ही कार खरीदने के पैसे थे, अब 1000 लोगों के पास खरीदने के पैसे आ जाएंगे। फिर 1000 लोग कार खरीदने के लिए चले जाएंगे। तो कार बनाने वाली कंपनी अपनी कार के साथ वही करेगी जो आप लोग अपनी घड़ी के साथ कर रहे थे। वो कार का रेट तब तक बढ़ाती रहेगी जब तक खरीदने के लिए सिर्फ 100 लोग ही ना रह जाएं। एक बार जिम्बाब्वे में ऐसा हुआ था। वहां की सरकार ने अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए खूब सारे पैसे छाप दिए और पूरी जनता के घरों में नोटों की बारिश कर दी। उस टाइम पर इनकी इकोनॉमी सुधरने की वजह और भी बिगड़ गई और लोग बोरियों में पैसे भरकर दूध, ब्रेड या फिर खाने पीने की छोटी मोटी चीजों को खरीदने जाते थे और बच्चे इस तरह से टॉफी खरीदने जाते थे। तो सीधी सीधी बात है कि गवर्नमेंट ज्यादा नोट छापने से सिर्फ महंगाई ही बढ़ती है, लेकिन अगर कमाई करनी होती है तो उनके लिए सोर्सेज की जरूरत होती है। लेकिन हमारी सरकार इस बात पर कोई ध्यान नहीं देती है। अगर सरकार पैसे बनाकर आप लोगों में बांट भी दे तो उससे सिर्फ महंगाई ही बढ़ेगी और जो पैसे तुम्हारे पास अभी हैं वो भी किसी काम के नहीं रह जाएंगे। वैसे तो ज़्यादातर लोगों के ये बात समझ में आ ही जाती है कि डिमांड एंड सप्लाई होती क्या है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि हम यह समझ सकें कि आखिर पैसा है क्या। आप जरा सोचिए कि कोई आपको पैसा क्यों देता है? जब आप उसके लिए कोई काम करते हो या फिर उसे कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो। ऑफिस में भी हमें सैलरी तभी मिलती है जब हम बाहर जाकर कुछ काम करते हैं। एक दुकानदार को भी पैसा तभी मिलता है जब उसके बदले में कुछ सामान देता है। पहले जमाने में लोग कुछ सामान जैसे अनाज, गेहूं, चावल यह सब देकर अपना काम करवाते थे, जिसमें बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि कुछ लोगों के पास यह बहुत तादाद में इकट्ठा हो जाता था जिसके खराब होने का डर बना रहता था। उसके बाद लोगों ने उन चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया जो लंबे समय तक खराब नहीं होती थी, जैसे कि गोल्ड। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जब गोल्ड के साथ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आने लगी। गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में बहुत समस्याएं होती थी, उसके चोरी होने का डर रहता था। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की। उन्होंने कहा कि आप अपना गोल्ड गवर्नमेंट के पास रख दो, गवर्नमेंट आपके गोल्ड की सिक्योरिटी देगी और आपका ध्यान रखेगी।
और गवर्नमेंट आपको एक रसीद देगी और उस रसीद को दिखाकर आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। फिर आगे चलकर यही रसीद आजकल के नोटों में बदल गई। असल में इन नोटों का खुद की कोई वैल्यू नहीं है, यह सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, लेकिन इनकी वैल्यू तब बढ़ जाती है जब गवर्नमेंट आपको ये भरोसा दिलाती है कि इनसे आप पूरे भारत में कहीं भी जाओगे तो आपको वही वैल्यू दी जाएगी जो उन नोटों पर लिखी है। आप किसी भी नोट को उठाकर देख लो, उस पर भारत के गवर्नर के साइन होंगे जिस पर लिखा होगा कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। और इस वचन की ताकत इतनी है कि भारत में हर कोई इस पर भरोसा करता है। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय पर सरकार ने 500 और 1000 के नोट से अपना वचन वापस ले लिया था, जिसकी वजह से यह दो नोट कागज के टुकड़े बन गए थे। तो इन नोटों पर दिए गए वचन पर लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया और उनसे व्यापार होना बंद हो गया। लेकिन जो नए नोट हैं, लोग उन पर दिए गए वचन पर भरोसा करते हैं और उन्हीं से व्यापार करते हैं। लेकिन दूसरे देशों के साथ व्यापार करना होता है तो वहाँ तो हमारे देश की करेंसी चलती नहीं है। तो वो कैसे होता है? मान लो आपने अमेरिका से कुछ खरीदा और उनको 2000 की नोट देते हो और बोलते हो ये हमारा नोट है और हमारी सरकार ने हमको वचन दे रखा है, तो वो तो मानेंगे नहीं। और अगर वो तुमको भी डॉलर देंगे और बोलेंगे कि ये डॉलर है, तो तुम भी नहीं मानोगे। एक बार को हम उनका पैसा ले भी ले तो उसका करेंगे क्या? क्योंकि पैसा तभी पैसा माना जाता है जब उसे सभी लोग लेने के लिए तैयार हों, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। उस टाइम पर सभी देशों के साथ यही प्रॉब्लम आ रही थी कि किसी एक देश की करेंसी पर भरोसा करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। मान लो एक बार हमने यूएस के साथ ट्रेड किया और वहां से उनकी करेंसी ले आए, फिर गए हम चाइना के पास और वहां से उनकी करेंसी ले आए, तो इससे ऐसा होगा कि उनकी करेंसी सिर्फ उसी देशों के साथ ट्रेड करने में काम आएगी और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद अगर आप दूध लेने जाओगे तो कोई जापान की नोट मांगेगा, सब्जी लेने जाओगे तो कोई रसिया की नोट मांगेगा और तुमको दुनिया में हर करेंसी में कमाना पड़ जाएगा। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए देखा गया कि हर कंट्री को गोल्ड और सिल्वर पर पूरा भरोसा था, लेकिन उस टाइम पर भी इतने गोल्ड को एक देश से दूसरे देश में ले जाना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद एक गोल्ड स्टैंडर्ड लाया गया और उसी देश की कंट्री के साथ अटैच कर दिया गया। अब अटैच करने का क्या मतलब होता है? मान लो इंडिया में 1 ग्राम गोल्ड का रेट 5000 रुपये है। अगर कोई 1 ग्राम गोल्ड लेकर आएगा तो उसे 5000 रुपये दे दिए जाएंगे, और अगर कोई 5000 रुपये लेकर आएगा तो उसे 1 ग्राम गोल्ड दे दिया जाएगा। और ऐसे यूएस ने डिक्लेयर किया अपने 1 ग्राम गोल्ड की कीमत इतने डॉलर रहेगी। अब इसके बाद जब दोनों कंट्री आपस में ट्रेड करती थी तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि उस करेंसी से हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे। अब यहाँ पर यह सोचा गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई कंट्री इतने नोट छाप ले कि उसे एक्सचेंज में देने के लिए उसके पास गोल्ड ही ना हो। इसलिए यह नियम बनाया गया कि कोई कंट्री उतने ही नोट छापेगी जितने कि उसके पास गोल्ड हैं। लेकिन फिर बाद में इस गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दिया गया और उसकी डॉलर ले ली डॉलर ने। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब गोल्ड स्टैंडर्ड इतना सही चल रहा था और सब कुछ ठीक ठाक था, तो फिर इसे हटाया क्यों गया? जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था तो उस टाइम पर सभी कंट्रीज अपनी करेंसी से हथियार खरीदने में लग गई। उस टाइम पर अमेरिका हथियारों का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था। अब सारी करेंसीज के पास जितना भी गोल्ड था वो सब चला गया अमेरिका के पास, क्योंकि अमेरिका ही उस टाइम पर ज़्यादा हथियार बेच रहा था। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था तो सभी कंट्रीज को इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी, क्योंकि लोगों के पास गोल्ड नहीं था और ये लोग व्यापार भी नहीं कर पा रहे थे और उनकी कोई कमाई नहीं हो रही थी। तो उस टाइम पर सारा गोल्ड अमेरिका के पास पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी कई कंट्रीज ने धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने देश को संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है और इस टाइम पर सभी देश पूरी तरह से कर्जे में डूब चुके थे। अमेरिका ने भी हथियारों का व्यापार फिर से शुरू कर दिया और दुनिया का लगभग 80% गोल्ड अमेरिका के पास आ चुका था और दूसरी तरफ सभी देश कर्जे में डूब चुके थे। ऐसे में गोल्ड स्टैंडर्ड के बेस पर ट्रेड करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये कंट्रीज गोल्ड के बेस पर ही नोट छापकर व्यापार करती थी और अब उनके पास गोल्ड ही नहीं था तो वो नोट नहीं छाप सकती थी, जिसकी वजह से व्यापार रुका पड़ा था। इसी समस्या से बचने के लिए सभी कंट्रीज एक मीटिंग करती हैं जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया था। इसमें IMF और IBRD नाम की 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती। IMF को इसलिए बनाया गया ताकि सभी कंट्रीज आपस में व्यापार कर सकें और IBRD को इसलिए बनाया गया जो कंट्रीज वर्ल्ड वॉर के समय पर कर्जे में डूब चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, वह अपनी इकोनॉमी को सुधार सकें और IBRD उनकी मदद कर सके। IBRD आज के टाइम पर वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है। आज की डेट में भी अगर कोई कंट्री कर्जे में डूबती है तो यही दोनों ऑर्गेनाइजेशन उसकी मदद करती हैं। अब क्योंकि USA के पास इतना गोल्ड पहुंच चुका था कि वह गोल्ड के बराबर डॉलर छाप कर पूरी दुनिया में सबको बांट सके, इसलिए इस मीटिंग में यह डिसाइड किया गया कि सारी दुनिया में ट्रेड बेस्ड डॉलर बना दिया जाएगा। और उस दिन से भी US ने अनाउंस कर दिया कि कोई भी हमारे पास US डॉलर लेकर आता है तो उसे हम गोल्ड दे देंगे। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि हर कंट्री किसी ना किसी चीज़ में अच्छी होती है। तो यहाँ पर यह देखा
जो कंट्री अपने आप में किसी चीज़ में अच्छी थी उसने यूएस के साथ उस चीज़ को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और अपने पास डॉलर का रिजर्व बढ़ा। और अब किसी कंट्री के पास डॉलर है तो इसका मतलब है कि उसके पास गोल्ड है, जिसकी वजह से अब वह कंट्रीज अपने नोट छाप सकती और ऐसा करने से यूएस डॉलर यूनिवर्सल करेंसी बन गया था। अब हर कंट्री के पास डॉलर के रिजर्व आ गए थे। अब इसके बाद वियतनाम और यूएसए के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई, जिससे यूएस डॉलर करेंसी नीचे गिर गई। अब उनके पास जितने भी गोल्ड था उससे भी ज़्यादा डॉलर उन्होंने प्रिंट कर रखे थे और दूसरी तरफ बाकी कंट्रीज़ की इकोनॉमी भी धीरे धीरे सुधर रही थी। 1965 में फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गैल्यू ने भी यूएसए को डॉलर देकर गोल्ड वापस ले आए और धीरे धीरे करके बाकी कंट्रीज़ ने भी यही काम करना शुरू कर दिया। वो भी अपना गोल्ड वापस लाने रहे थे, लेकिन यूएसए ने गोल्ड से ज़्यादा डॉलर प्रिंट कर रखे थे जो कि पूरी दुनिया में घूम रहे थे। तो यूएस का गोल्ड रिजर्व भी बहुत तेजी से कम हो रहा था और उनकी इकोनॉमी भी गिर रही थी। 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड को डॉलर की लिंक से हटा दिया, जिसके बाद डॉलर को गोल्ड से और गोल्ड को डॉलर में कन्वर्ट करना बंद हो गया। यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका और इसे निक्सन शॉक का नाम दिया गया। अब क्योंकि सारी कंट्रीज इस जिनके पास रिजर्व डॉलर के रूप में थे, इन सभी की मजबूरी बन गई डॉलर में ट्रेड करना और डॉलर करेंसी बन गई यूनिवर्सल। अब सवाल यह है किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम और ज़्यादा डिसाइड कौन करता है। 1947 में $1 की कीमत ₹1 के बराबर थी और आज के टाइम पर यही ₹82 के बराबर हो चुकी है। तो ऐसा क्या हो गया? तो ये सब होता है डिमांड और सप्लाई की वजह से। जो आपको किसी कंट्री से कोई सामान खरीदना होता है या कोई सर्विस लेनी होती है तो उसे आप उस कंट्री में पेमेंट करते हो, लेकिन किसी दूसरे देश में घूमने जाते हो वहाँ पर जब आप पहले अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हो और उसके बाद ही आप वहाँ पर कुछ खरीद सकते हो। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो तो पहले आपको उस देश की करेंसी, चाहे वह डॉलर हो या फिर कुछ और, वह खरीदनी होती है और फिर इसके बाद आपको अपनी इंडियन करेंसी में पेमेंट करने का मौका मिलता है। लेकिन यह सब बात आपको इसलिए नहीं पता होती है क्योंकि यह सब आपके लिए आपका बैंक कर रहा होता है। अब जो कंट्री आपको कोई सर्विस या फिर कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। अब दूसरी कंट्रीज़ जो कि अपनी ज़रूरत की वजह से दूसरी कंट्रीज़ से सर्विस को खरीदती हैं तो इसका मतलब होता है कि उसकी डिमांड बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ जाती है तो उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू भी बढ़ जाती है।